everyone, welcome to Law Got Easy. Today I have a question for you all. क्या हम इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट को बिना लॉस सफर किए इन्फोर्स कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ यू लाइक मी वुड बी लाइक नो, क्योंकि इंडेमनिटी के तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही ये है ना कि लॉस के लिए हमें कंपनसेशन मिलती है। और अगर लॉस अभी तक हुआ ही नहीं है तो क्या कंपनसेशन हमें मिलेगी? नो, राइट? दैट्स व्हाट वी ऑल विल थिंक। बट इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये केस लॉ, जिसने सारा सीन ही चेंज कर दिया। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस केस लॉ। और इसीलिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ इस केस को लेकर। सबसे पहले इसके फैक्ट्स एंड बैकग्राउंड्स को जानने से पहले हम एक सिंपल लैंग्वेज में इसे समझ लेते हैं कि इस केस का बैकग्राउंड था क्या। पर्सनैलिटीज, एक है हमारे प्लेंटिफ गजानन जी और दूसरी है हमारे डिफेंडेंट मोरेश्वर जी। ये सारा केस लो बेस्ड है बेसिकली एक लैंड के ऊपर। ये लैंड है हमारा जो कि गजानन जी ने लीज के ऊपर लिया हुआ था। अब इस लैंड के ऊपर होता क्या है, मोरेश्वर जी चाहते हैं कि मैं एक बिल्डिंग बनाऊं इसके ऊपर। किस लैंड के ऊपर? इसके ऊपर, जिसकी परमिशन उन्हें गजानन जी दे देते हैं कि हाँ भाई ठीक है तुम बना लो। तो अब क्या होता है इस सीन में, मोरेश्वर जी के पास इसके कंस्ट्रक्शन का मटेरियल जो होता है वो एक सप्लायर से आएगा। अब और सप्लायर को क्या चाहिए? कंसिडरेशन देनी पड़ेगी ना भाई, अगर मटेरियल ले रहे हो पेमेंट तो करनी पड़ेगी। क्योंकि मोरेश्वर जी के पास पेमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था, उन्होंने क्रेडिट पे ये मटेरियल लिया, तो ऑन हिज रिक्वेस्ट इस सप्लायर को भी तो कोई गारंटी चाहिए कि तुम मुझे पेमेंट करोगे। गजानन जी आते हैं और वो क्या करते हैं, अपने लैंड को मॉर्टगेज कर देते हैं। उन्होंने क्या किया, भाई मैं मदद करूंगा तेरी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी लैंड को मॉर्टगेज कर देता हूँ, तेरी हेल्प के लिए तुझे मटेरियल मिल जाएगा और उसे सिक्योरिटी मिल जाएगी। दोनों का काम बन गया, सप्लायर को सिक्योरिटी मिल गई, मोरेश्वर जी को मटेरियल मिल गया और इनका लैंड क्या हो गया, मॉर्टगेज हो गया। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, अब इन्होंने एक बार नहीं 2 बार अपना लैंड मॉर्टगेज किया। किनके लिए? मोरेश्वर जी के लिए। तो अब क्या होता है, लेटर ये सारा कुछ हो गया इन्होंने बिल्डिंग के लिए। इन्होंने अब क्या किया, लीज भी इनको ट्रांसफर कर दी। किसके पास गई लीज? मोरेश्वर जी के पास गई। किनके पास से? गजानन जी के पास से। और ये किसके बदले में गई लीज? इस बदले में गई कि मोरेश्वर जी ने कहा इस लैंड के ऊपर जितनी भी तुम्हारी लायबिलिटी है वो मैं सारी खत्म कर दूंगा, मैं डिस्चार्ज करूंगा तुम्हारी लायबिलिटी। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें, डिस्चार्ज कर रहा है वो, इसकी लायबिलिटी का प्रॉमिस कर रहा है। तो ये क्या बन गया, एक इंडेमनिटी का प्रॉमिस बन गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आई नो, फिर से समझा देती हूँ आप लोगों को ये चीज। गजानन जी हमारे प्लेंटिफ है, मोरेश्वर जी डिफेंडेंट है। इनकी लीज वाले लैंड पे मोरेश्वर जी ने एक बिल्डिंग इरेक्ट करनी है जिसका मटेरियल सप्लायर से आएगा। सप्लायर को देने के लिए मनी नहीं है इनके पास, तो इन्होंने क्या किया, अब रिक्वेस्ट की गजानन जी से, जिन्होंने अपना लैंड क्या किया, मॉर्टगेज कर दिया 2 बार। और इन्हें क्या मिल गई? सिक्योरिटी। इन्हें क्या मिल गया? मटेरियल। इसके बाद गजानन जी ने क्या किया, और भी दयालु, इन्होंने क्या किया, अपना लैंड ही लीज इनको दे दी, ट्रांसफर कर दी इनके पास। और उसके बदले में क्या क्या गया कि मैं आपके सारी लायबिलिटीज डिस्चार्ज कर दूंगा जो इस लैंड के ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटीज आई तो आपकी वजह से ही है ना, आपकी वजह से लैंड को मॉर्टगेज किया गया है। इंडेमनिटी की यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रॉमिस हो गया इनके बीच में। बट अब दिक्कत कहाँ आती है, जो मोरेश्वर जी हैं ट्रांसफर के बाद अपने रंग दिखाते हैं। क्या करते हैं ये, पेमेंट नहीं करते वो सप्लायर को। और इस चीज की वजह से किन्हें दिक्कत होती है, हमारे गजानन जी को। ये क्या हो जाते हैं, वरिड हो जाते हैं कि मेरी लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा भाई इस बंदे की वजह से। तो इसकी वजह से ये क्या कहते हैं, बहुत हो गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा, सबसे बड़ा हथियार अपनाऊंगा जो है कोर्ट, और वहां पे इस केस को डिसाइड करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं, हमें एक बैकग्राउंड मिल गया कि क्या हुआ, कि कोर्ट ने क्या किया गया इस केस की वजह, इस केस में क्या प्रॉब्लम आई, क्यों इसे लैंडमार्क माना गया। अब हम इसे पढ़ते हैं हमारे नोट्स के थ्रू। आई होप आपको एक बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा। बाकी हम जैसे जैसे केस पढ़ेंगे बैकग्राउंड एंड फैक्ट्स के थ्रू जाते हैं धीरे धीरे। सबसे पहला फैक्ट आ जाता है कि मॉर्टगेज हुआ लैंड का सिक्योरिटी के लिए। प्लेंटिफ गजानन मोरेश्वर हु हैड टेकन लैंड ऑन लीज फ्रॉम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
ओके, ही अलाउड डिफेंडेंट, मोरेश्वर जी को इन्होंने कहा कि तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इस पे एक बिल्डिंग. डिफेंडेंट नॉट हैविंग इनफ मनी took the construction material on credit from a supplier. उसने क्या किया, उन्होंने सेम बात आ गई, गजानन जी के पास एक लैंड लीज पर था जिसके ऊपर उन्होंने अलाउ कर दिया मोरेश्वर जी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बिल्डिंग, और डिफेंडेंट के पास इनफ मनी ना होने की वजह से उन्होंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल को कैसे लिया, क्रेडिट पे. एंड in order to secure those debts, plaintiff mortgaged his land twice as a security to supplier on defendant's request. So this is the first scene. What has happened till now? गजानन जी के लैंड जो लीज पे लिया हुआ था उस पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी थी मोरेश्वर जी को, जिसके लिए उन्हें जो मटेरियल चाहिए था वो उसे क्रेडिट पे चाहिए था, और एज ए सिक्योरिटी गजानन जी ने अपने लैंड को मॉर्टगेज किया ट्वाइस. सेकेंड चीज क्या होगी, सेकेंड सीन में क्या हुआ, later plaintiff transferred lease to defendant on the understanding that defendant would discharge plaintiff from all liabilities arising out of the land. Why? Because liable तो भी plaintiff था ना उन्हें, क्योंकि security तो plaintiff के द्वारा दी गई है, और उसकी liability को अब किसने कहा है कि मैं डिस्चार्ज करूंगा, defendant ने, यानी कि हमारे मोरेश्वर जी कह रहे हैं कि मैं कर दूंगा तो मुझे ट्रांसफर कर दो लीज. Now what happened afterwards? There was a non payment of liabilities, यानी कि ट्रांसफर के बाद डिफेंडेंट ने बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर को पेमेंट नहीं की, और प्लेंटिफ हमारा बेचारा पर्सनली लायबल ही रह गया वहां पे, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, वो तो अभी भी पर्सनली लायबल है. सो नाउ व्हाट हैपेंड, प्लेंटिफ सू करता है डिफेंडेंट को बिफोर द कोर्ट. नाउ व्हाट वर द कोर्ट लीगल क्वेश्चंस द कोर्ट वाज कंसर्न विद. अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन जिसकी वजह से इस केस को एक लैंडमार्क बनता जाता है. सबसे पहला क्वेश्चन आता था यहाँ पे कि क्या प्लेंटिफ सू कर सकता है डिफेंडेंट को जब उसे कोई लॉस हुआ ही नहीं अभी तक. फर्स्ट क्वेश्चन कि एक्चुअल लॉस के बिना क्या इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू किया जा सकता है. सेकंड क्वेश्चन क्या आ जाता है कि क्या प्लेंटिफ इंटाइटल इंडेमनिफाई होने के लिए उन लायबिलिटीज के लिए जो मॉर्टगेज के थ्रू क्रिएट करी गई हैं और बिना किसी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मली कंप्लीट होने के, यानी कि जो उसने मॉर्टगेज किया अपना लैंड वो तो उससे पहले किया, तो क्या उसके लिए उसे इंडेमनिफिकेशन मिलेगी. क्योंकि हमें क्या कहा गया था, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी 124 सेक्शन में, उसमें क्या कहा गया था कि प्रोटेक्शन दी जाएगी प्रोमिसर के द्वारा किसी स्पेसिफिक चीज के लिए जिसके ऊपर प्रॉमिस ऑफ इंडेमनिटी बेस्ड है. तो ये तो पहले हो गया प्रॉमिस से, तो क्या इसके लिए मिलेगा. सेकंड क्वेश्चन ये था. और थर्ड क्वेश्चन क्या आया कि जो इंग्लिश प्रिंसिपल्स है इक्विटी के, क्या वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई करे जाएंगे या फिर नहीं. सो दीज वर द थ्री मेन क्वेश्चंस दैट मेड दिस केस अ लैंडमार्क जजमेंट. आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट वाज द लीगल इशू इन दिस केस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे कैसे सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे तीन क्वेश्चंस की फॉर्म में हम जानते हैं कि उन्होंने क्या जजमेंट दी. फॉर आवर ओन सिंप्लीफिकेशन, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था कैन he sue before loss. Now what was the Bombay High Court's judgment? They said once the plaintiff became personally liable under the mortgage, even though no actual monetary loss had yet been enforced against him, he was entitled to indemnity from defendant. What they are saying, जब प्लेंटिफ पर्सनली लायबल हो गया मॉर्टगेज के अंडर, कब हुआ था वो, जब उसने मॉर्टगेज कर दिया वो तभी पर्सनली लायबल हो गया है. एंड सेकेंड थिंग, ही हैड नॉट सफर्ड एनी एक्चुअल मॉनेटरी लॉस, और भी कोई मॉनेटरी लॉस एक्चुअल उसमें हुआ भी नहीं है. Then also he is entitled to indemnity. So the first question was cleared by the Bombay High Court that yes, plaintiff can sue. He can sue. First question is answered by them. Now the second question was that whether an indemnity contract is formed or not. Now what did the court say over here? They say that the written agreement between the parties and the surrounding conduct amounts to an undertaking taken by defendant that plaintiff would be freed from all liabilities arising out of the land. They believed कि yes, इसका भी आंसर उन्होंने क्या कहा कि yes, indemnity contract बन गया है क्योंकि जो surrounding है, implied circumstances है, वो यही undertaking की तरफ इशारा कर रहे हैं कि plaintiff को free किया जाएगा liabilities के. कौन करेगा? Defendant, जो कौन थे हमारे मोरेश्वर जी. Now the third question, क्या इक्विटी प्रिंसिपल्स लग सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? द कोर्ट मेड इट क्लियर
that Indian Contract Act, particularly the section 124 and 125, are not exhaustive. Therefore, the court applied the equitable principles drawn from English common law. So what happened over there? कोर्ट ने क्या कहा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 124 और 125 सेक्शंस जो स्पेसिफिकली एग्जॉस्टिव नहीं है, इसी वजह से इक्विटेबल प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जा सकता है यहाँ पे। थर्ड आंसर उनका क्या था कि क्या इक्विटी के प्रिंसिपल लग सकते हैं? यस, लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है नेचर में। सो नाउ इसकी वजह से क्या हुआ था? प्लेंटिफ को इंडेमनीफाई करना पड़ा, प्लेंटिफ को इंडेमनिफिकेशन मिल गई थी सारी मॉर्टगेजेस के द्वारा जो उन्हें ट्रांजैक्शन की थी उसके लिए। थस हमें क्या पता चला कि सू किया जा सकता है अगर लॉस नहीं भी हुआ। सेकंड क्वेश्चन, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट माना गया था कि हो गया है। एंड थर्ड चीज, इक्विटी के प्रिंसिपल्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लगाए जा सकते हैं। अगर देखा जाए इसी चीज को दोबारा कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस पड़ी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता चला कि इंडेमनिटी क्लेम जरूरी नहीं है कि वो प्रीमेच्योर हो सिंपली क्योंकि उसमें कोई एक्चुअल मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ। प्रीमेच्योर के यहाँ पे मतलब क्या है कि वो इन्फोर्सेबल, क्या वो कोर्ट में इन्फोर्स किया जा सकता है? यस, वो किया जा सकता है तब भी अगर कोई एक्चुअल मॉनेटरी लॉस नहीं भी हो रहा तब भी किया जा सकता है। एंड सेकंड चीज, इक्विटी एंड इंग्लिश लॉ प्रिंसिपल्स can be used to fill gaps where the express provisions of Indian Contract Act do not fully cover the situation. फर्स्ट थिंग वी गेट टू नो इज कि एक इंडेमनिटी का क्लेम इसलिए प्रीमेच्योर नहीं होगा सिंपली क्योंकि उसमें कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हो रहा अभी तक एक्चुअली। एंड सेकंड चीज क्या पता चली कि इंग्लिश लॉ के प्रिंसिपल्स इंडियन लॉ में लगते हैं जहां जहां पे भी गैप्स को फिल करने की जरूरत पड़ती है। सो आई होप आपको ये लैंडमार्क जजमेंट क्लियर हो गई होगी। एक रिकैप, सो आई होप आपको ये केस लो क्लियर हो गया होगा। बेसिकली इसमें हमें क्या पता चला है, तीन चीजें हमने जानी है। सू किया जा सकता है बिना एक्चुअल मॉनेटरी लॉस के भी। सेकंड चीज हमने जानी है कि इक्विटी के प्रिंसिपल्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी लगाए जा सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे नोट्स का। सो आई होप दिस केस लॉ इज नाउ क्लियर टू यू ऑल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।